अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। गरीब आदमी का 1 लीटर पेट्रोल और अमीर आदमी और बड़े अफसरान की पूरी मुफ्त पेट्रोल की टंकियाँ, जिनके अखराजात हुकूमत, सरकार, और सच्ची बात तो ये है कि गरीब आदमी ही बर्दाश्त करता है, जिसको आप टैक्स कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ भी हम आम आदमी के इन मसाइल के हवाले से बात करेंगे। कुछ अर्सा पहले से ही बारिशें, सैलाब, मगर अब पेट्रोल की कीमतों से जो तूफ़ान आने वाला है उससे गरीब आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये मामला भी आज हम रखेंगे। 3 सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर अब्बास, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और अमीर अब्बास, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत जाने पहचाने चेहरे हैं। तो इन तमाम मसाइल के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मज़हर अब्बास साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और अमीर अब्बास साहब, और आगे जाके यकीनी तौर पे जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। मगर आज मैं पेट्रोल की कीमतों की तरफ भी आने से पहले एक ऐसा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसका सामना हमें बतौर सहाफ़ी हर रोज़ अवामी जगहों पर करना पड़ता है, और वो आपको भी पता है वो सवाल क्या है। मज़हर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, एक ही सवाल है, और अगर मैं भी वही सवाल आपसे करूं ताकि हर रोज़ हमें इस सवाल का सामना शायद ना करना पड़े, तो वो सवाल क्या है? वैसे मैं अगर आपसे पूछूं तो ये सबको मालूम तो है। मज़हर अब्बास साहब, क्या आमतौर पर लोग आपसे आके पूछते हैं क्या होने वाला है? सही, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन होता है। वो जाहिर है वो ये समझते हैं कि शायद हमें बहुत सी चीज़ें पता हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम उनसे कि कुछ समझाने की कोशिश भी करें या ये कहें कि हम ये रोज़ बात करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि वो बात बताएं जो आप टीवी पर नहीं कर सकते। सही। तो ये आपने कहा ना क्या होने वाला है। मैं मगर साहब कता कलामी माफ में इस जुमले को लेके थोड़ा सा गेस्ट की तरफ चलता हूँ, एक जुमला उनसे ले लेते हैं। अमीर अब्बास साहब, आपसे आमतौर पे आम आदमी क्या सवाल करता है आके? देखिए, 2 तरह के सवाल होते हैं। एक तो सवाल होता है कि इमरान खान का क्या बनेगा मुस्तकबिल। दूसरा, लोगों ने एक और सवाल करना शुरू कर दिया चंद हफ्तों से। वो ये सवाल है कि जिस हद तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की स्पेस श्रिंक हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को बिल्कुल उसको गुलाम बना दिया गया है, जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है उसको रंगेदा जा रहा है, ये सवाल कोई आम आदमी, ये सवाल मज़हर अब्बास साहब आम आदमी तो नहीं कर सकता है, तो बड़ा कोई खास आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, मैं जरा उसको खास अल्फाज में बयान कर रहा हूं, लेकिन आम आदमी का सवाल ये होता है कि जो कुछ हो रहा है। चले मेरे पास सब, मैं आपसे इसका जवाब भी लूँगा। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे आम आदमी पहला सवाल क्या करता है? हुकूमत टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी? अच्छा, और ये सवाल मैं 60 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, ये पहला सवाल होता है। वो हमारी शक्लें देखते हैं ये हुकूमत चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। चलें फिर जवाब लेने का आगाज़ भी नियाज़ी साहब हम आपसे ही करते हैं। पहले आप अपने सवाल का जवाब दें जो आम लोग आपसे करते हैं, क्या हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी या नहीं? आप उसका जवाब भी दे दें ताकि मैं फिर बाकी दोस्तों से ही पूछ लूँ। मेरा जवाब वही होता है कि आज तक तो मैंने किसी वज़ीर आज़म को टाइम पूरा करते नहीं देखा, तो ये क्यों करेगी? बस ठीक है, बिल्कुल सही। और पाकिस्तान के अंदर मुझे अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ जी कि आप कुछ कर लें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे सही ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पड़ेगा। तो कहते हैं, मुझे किसी ज़मींदार ने पूछा, उन्होंने कहा जी कैसे आएगी, अब पॉलिटिकल जो है अदम इस्तेकाम क्या है? मैंने कहा ये है कि लोग ये सवाल पूछा छोड़ दें जो मोदी के बारे में नहीं कहा जाता इलेक्शन के बाद, या किसी दूसरे के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तान में से पूछा जाता है जो ये कुछ बनती है सियासी, कि वो टाइम पूरा करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, चले मज़हर अब्बास साहब, क्विकली आपने अपना ही जो सवाल बताया कि जो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या होने वाला है, तो आप उसका क्या जवाब देते हैं? मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूँ। मैंने कहा कि देखिए, जो होता रहा है वही होता रहेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता बेहतर हो जाएंगी। आपकी तरह मैं भी दुआ कर सकता हूँ। फिर उसका अगला सवाल ये होता है कि ये कब जा रहे हैं।
क्योंकि और ये सवाल वो क्यों करता है? वो सवाल इसलिए करता है कि वो ये तवक्को करता है क्योंकि वो मुतमईन नहीं होता। अच्छा, ये वो सवालात हैं जो बदकिस्मती से एक आम आदमी तकरीबन हर गवर्नमेंट में ये कर रहा होता है क्योंकि वो मुतमईन नहीं होता। और हमारी जो लोग हुकूमतें हैं, सियासतदान हैं, वो एक आम आदमी से कट जाते हैं जब इलेक्शन हो जाता है। तो इसके जवाब क्या देते हैं आप? तो इसलिए उसके सवालात मैं यही जवाब देता हूं उनसे कि पहली चीज ये कि आज जो कल क्या होने वाला है ये मुझको आज नहीं पता। ये हुकूमत चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये वो सवाल वो मुतमईन नहीं होता। और वो उसका अगला सवाल ये होता है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। तो वो ये एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि मैं उसे मुतमईन करूं। सही। मैं उसे मुतमईन करूं ये गवर्नमेंट रहेगी, मैं उसे मुतमईन करूं ये गवर्नमेंट कल चली जाएगी, मैं उससे मुतमईन करूं कि महंगाई कम हो जाएगी। और यकीन जाने कि मैं उसे मुतमईन नहीं कर पाते। अमीर अब्बास साहब, मैं वापस आता हूँ। मदन साहब, मैं वापस आता हूँ माजरत के साथ। अमीर अब्बास साहब, आपने भी एक सवाल किया था कि इमरान खान का क्या बनेगा, क्या होगा इमरान खान के साथ, तो आप उसका क्या जवाब देते हैं आम आदमी को उसकी तसल्ली के लिए? देखिए, मैं तो आम आदमी को जवाब देता हूँ कि इमरान खान को कोई मुआवजा ही बाहर निकाल सकता है, कोई इंसानी कोशिश इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकती। अच्छा, वो जो होगा, माजरत के साथ मेरे पास साहब, आप कहते हैं मुआवजा ही निकाल सकता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो भी होगा वो कोई मुआवजा ही होगा? मतलब देखिए, क्योंकि मीडिया आप देख रहे हैं, आप खुद उसके मुतासरा फरीक हैं, आपके साथ खुद क्या हुआ, जुडिशरी आप देख रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद उसका क्या असर हो चुका है। आपके तमाम जो एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं, पुलिस, नैब, FIA, एंटी करप्शन, वो बिल्कुल यूं सूखते फिर रहे हैं, एक ही शख्स के पीछे लगे हुए हैं। पार्लियामेंट जो है उसकी राहदारियां जो है वो पार्लिमानी आजादियों के लिए बंद कर दी गई हैं। तो जो वेंटिलेटिंग मशीन ऑन की जाती है जब कोई बिल्कुल सफोकेट कर रहा होता है, मरीज जब बिल्कुल जाँ बलब होता है, तो आप वेंटिलेटिंग मशीन ऑन करते हैं। तो कोई वेंटिलेटिंग मशीन आपके मुल्क में इस वक्त नहीं है, तो फिर कोई डिवाइन इंटरवेंशन ही हो सकती है, कोई इंसानी कोशिशें तो तमाम उनके सामने तो इतने बिल्कुल हिमालय खड़े कर दिए ना इन्होंने, आप कैसे पार कर सकते हो? सही। वो जो जिसने एक तनकीद की वो लाहौर में, वो साजिद नवाज ने 3 दिन उसको हफ्से बेजा में रख के और 3 दिन के बाद उसके ऊपर क्या FIR की? 1 साल पहले जो PTI की एक रैली के ऊपर FIR हुई थी, उसमें जो नामालूम लोग थे उनमें उसको नामजद कर दिया। भाई पकड़ा था उस वीडियो पे, तो फिर उस वीडियो पे FIR कर देते ना। तो जब ये हालात हो चुके हैं मुल्क के अंदर, तो फिर आप कौन सा लीगल ड्यू प्रोसेस समझते हैं कि जिससे इस मुल्क में, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और सियासी, क्या इंसाफ मिले? चले हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, अब आम आदमी की बात हो ही रही है, तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा किया गया है, एक वक्त होता था कि जब 2 रुपये या 3 रुपये भी कीमत बढ़ानी होती थी तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल फैसला समझा जाता था कि 2 रुपये 3 रुपये 1 लीटर के पीछे। अब तो सूरत हाल ही बदल गई है, अब तो 10-10 रुपये, 15-15 रुपये, और अभी हाल ही में 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की बढ़ी है। हाई स्पीड डीजल जो है वो 11 रुपये 37 पैसे बढ़ गया है। तो आपको लगता है कि हुकूमत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी की शिकार हो गई है और वो समझती है कि अब जितनी मर्जी कीमत बढ़ा लें पेट्रोल की या डीजल की, आवाम पे कुछ नहीं कर सकती? जान साहब, आप तीनों मुझसे बहुत छोटे हैं। ये 1968 में मैं कमोपेश मैं 15 साल का था और अयूब खान के वक्त में 2 आने चीनी महंगी हुई थी। एक रुपये 8 आने से 1 रुपये 10 आने हुई थी, 1 रुपये 10 आने से 1 रुपये 12 आने। इतना मुझे ज़्यादा उसका नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि चूँकि हमारे घर एक सियासी घर था तो इन चीज़ों का शौक था कि जो कोई होता है तो पूरे मुल्क में एक ऐसा कोहराम मचा। और एक जो थी कुछ वज़ीर खुराक था मोहम्मद अली होती या कोई इस तरह का, तो होती चीनी चोर पूरे पाकिस्तान के अंदर गली कूचों में जुलूस निकल रहे थे और नारे लग रहे थे। खैर एनी में मेरा ख्याल है कि महंगाई तो अब किस दौर में आपने नहीं देखा कि यकदम बढ़ती गई है। तो मैंने आज तक महंगाई के ऊपर कभी कोई इतना, सिवाय वो एक वाक़े के 1968 के, कभी महंगाई पे लोगों को निकलते नहीं देखा। चाहे वो 64 में 20 रुपये मन्नाटा था और उसमें सन्नाटा था, या उसके बाद इमरान खान के दौर में यकदम एक अपसर्ज आया,
शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली 2010 में, तो फिर एक अफसर जाया 2022 में, सॉरी, फिर अफसर जाया, फिर एक अब नया आया, अब तो खैर 1 साल से ठहरा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि लेकिन जो वैसे जब उबाल होता है ना, तो किस वक्त वो ट्रिगर कर जाता है, इफ्तिखार चौधरी के वाक़े पे कर जाए, किसी और वाक़े पे कर जाए। अच्छा नैल साहब, इसकी ये वजह तो नहीं है कि जो सबसे बड़ी सियासी अपोजिशन जमात है उसको तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे मुकम्मल तौर पे क्रश कर दिया गया है, तो अब ये पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद भी सड़कों पे कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बाकी सब तो हुकूमत में। देखिए अगर ना भी होते, अगर बैर भी होते तो भी क्या कर लेते। अच्छा किसको नहीं क्रश किया गया। 1999 में नवाज शरीफ को निकाला तो सबकी दास्तान बना दी गई। ख्वाजा आसिफ को मार मार के 4 दिन में ऐसा सीधा किया कि आज तक ख्वाजा आसिफ हिज या हर मास्टर्स वॉइस बने हुए हैं। मतलब उस दिन से अब बाद बाबुलादा इसाक डार के साथ क्या किया उन्होंने। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनमें इमरान खान में कोई फर्क नहीं लग रहा आपको? इमरान खान में और इन लोगों में फर्क नहीं लग रहा? मेरा ख्याल है कि नहीं, फ़र्क तो मैं अब क्या कहूँ, हर बंदा अपने तरीके से देखता है जी। इमरान खान साहब का तरीके से सियासत जब डिस्कस करेंगे तो मैं अपनी कमेंट दे दूँगा, लेकिन मैं ये सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि हर दौर में जो जितना कुछ किया अपोजिशन को ख़त्म किया तो अपोजिशन ख़त्म हो गई। या वो जो जाता है कोई हुक्मरान तो जो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर वो अपोजिशन में आता है। अब तहरीक इंसाफ देखें, जैसे मुस्लिम नून पूरी की पूरी फौज को शिफ्ट कर गई है, नवाज शरीफ अकेला रह गया। 2019 में भी देखें आराम से वोट दे दिया, फिर तरीका जो एतमाद शायद नवाज शरीफ ना चाहते वो लेके आए, और अब पूरी हुकूमत जो कर रही है वो कंप्लायंट है। इससे इमरान खान साहब की क्या पार्टी की जितनी क़यादत है, मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मैं तो 3 साल पहले कहा था कि जब ये अपोजिशन में आएगा तो पार्टी इंशाल्लाह सारी की सारी सैंक्शन के हाथ में होगी। मगर न्याय साहब हकीकत तो यह ना कि घर का एक बड़ा या एक फर्द भी अगर गायब हो जाए, लापता हो जाए, कुछ हो जाए, पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक पार्टी के सरबराह को पकड़ के जेल में डाल दें तो उस पार्टी पे कुछ तो असर पड़ेगा। पीएस पार्टी के तो को क्या नहीं किया। नवाज शरीफ को 1.5 साल उन्होंने जिस किले में रखा गया, या भुट्टो साहब के तो बेचारे को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बड़ी दफा हुआ नहीं तारीख पाकिस्तान में, मुझे आज तक फर्क नहीं आता। फर्क सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों को आता है क्योंकि उन्होंने पहली दफा इस चीज का मुजाहरा देखा तो वो समझा वो नई चीज हो रही है। कहते रहो, मगर अब तुम्हें यही लगता है नई चीज हो रही है। वो कहते हैं ना देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, और बड़ी हिम्मत की बात है कि किसी नई सियासी जमात ने इतना बड़ा एक स्टेप भी लिया। बट एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और अहम मामले पे भी बात करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस साहिबान बैठते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसकी सरबराही करते हैं, उसका इजलास हुआ और उस इजलास में लापता अफराद के मुकदमात के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में आज से तकरीबन 20 साल पहले नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी एक बनाई गई थी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं और चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उसके रुकन होते हैं। उसमें अदालती निज़ाम के हवाले से कुछ पॉलिसी साजी की जाती हैं। वैसे तो आला अदलिया के जजों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने का हल्फ उठाया होता है, मगर बहरहाल पॉलिसी साजी भी अब 20 साल पहले एक कमेटी के ज़रिए इस तमाम मामलात में एक अहम किरदार अदा करने लगी है। तो इस कमेटी के इजलास में बड़े अहम कुछ फ़ैसले किए गए हैं और ये कहा गया है कि जबरी गुमशुदगियों का जो है इस कमेटी ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। ये एक एलामिया जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की तरफ से आया कि कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का संजीदगी से नोटिस लिया है और मुत्तफ़िका तौर पे फ़ैसला किया है कि अदलिया अपने आइनी फरीज़े यानी बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। एक ख़ुसूसी कमेटी कायम की गई है जो एग्जीक्यूटिव के ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए एक इदारा जाती रद्द अमल मुरतब करेगी और इस रद्द अमल को अटॉर्नी जनरल बराए पाकिस्तान के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। कमेटी ने अदालती अफसरान को बैरूनी दबाव से महफूज रखने के लिए भी हाई कोर्ट्स को हदायत दी हैं कि वो इस हवाले से रिपोर्टिंग और अजाले के लिए मुकर्रर वक्त के अंदर ढांचा जाती निज़ाम वज़ा करें। तो
मदर अब्बास साहब, सबसे पहले तो लापता अफराद का एक अलमिया है जो जनरल मुशर्रफ के दौर से, बल्कि 9/11 के बाद से ये मामलात शुरू हुए और आज तक बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। और अब ये पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो चीफ जस्टिस साहिबान की है वो इसको एक पॉलिसी की नज़र से देख रहे हैं, और जो लोग लापता हुए हैं आइन और कानून के मुताबिक राइट टू लाइफ और ये तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं, क्या उनको जजों को बतौर आज़ाद अदलिया इनके फ़ैसले नहीं करने चाहिए जो सैकड़ों मुकदमान लापता अफराद के अदलिया में मौजूद हैं, या इनके फ़ैसले अब पॉलिसी लेवल पे होंगे और इंतज़ामी सतह पर ख़त किताबत होगी हुकूमती इदारों के साथ? आप इस पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फ़ैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, मती को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये कोइंसाइड कर गया। अगर आप आज मजहबी उमूर के वज़ीर का ये इंकशाफ देखें कि कुछ 40,000 अफराद जो ईरान, इराक़ और शाम गए थे वो लापता हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। और जो वज़ीर साहब का जो बयान है इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसलिए कि उसके सबूत तो दें। वो 40,000 अफराद कैसे गए थे, कैसे लापता हो गए, कहाँ हैं, कोई उनका इनपुट है वो है। ये मैं कोइंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि ये जब अच्छी बात है कि लापता अफराद के हवाले से उन्होंने ये किया है, लेकिन वो तो बताएं कि जो ऑलरेडी लापता अफराद, साहब माजरत के साथ, जबरी गुमशुदगी, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के हवाले से ये जबरी ये नहीं, वो नहीं मती, ये तो तय करना पड़ेगा ना कि जो डिसअपीयरेंस है वो फोर्स डिसअपीयरेंस है या वो मिसिंग है। दोनों चीजें ना। बहुत से केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में, मगर साहब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें बहुत हद तक तय भी हो चुका है कि बहुत से केसेस इनफोर्स्ड जबरी गुमशुदगी के केसेस हैं। ऑर्डर्स भी आए हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर भी आए हैं, लापता अफराद के कमीशन के भी ऑर्डर्स हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं उन केसेस के हवाले से कह रहा हूँ कि क्या ये अदालतों को आज खुद नहीं तय करना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, और जिम्मेदारान को सजाएं सुनानी चाहिए बजाय इसके कि ये पॉलिसी लेवल पर चीज़ें हो जाएँ? देखिए, हमने एक तो बड़ी बेसिक सी जो गलती हुई है और वो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायलेशन है कि हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना था। अगर आप पिछली चंद अमेंडमेंट देखें तो हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को करीब लेकर आ रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल एक अलग अलग डोमेन होनी चाहिए। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी जज के पास कोई इस तरह का केस आया है तो फिर वो ये तय करे कि ये इसको स्टैब्लिश किया जाए कि जी इस शख्स को जबरी तौर पे ले जाया गया है, ये इसके लवाहिकीन कहते हैं, तो स्टेट जो है ये इसका जवाब दे। तो उस शख्स को उठा के ले जाते हैं, आप पता ही नहीं चलता उस शख्स का। अब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो खामोशी से घर आ जाता है। हम अपने कोलीग्स के केसेस देख लें ना, सही उसको जबरी तौर पे ले गए थे ना, बहुत से जर्नलिस्टों के ऐसे केसेस रहे हैं ना, उसका क्या अल्टीमेट आउटकम क्या हुआ कुछ ये पता चला? आपको कहा क्या जाता है कि जी ये शुक्र करें कि ये बाजियाब हो गया, सही, ये बाजियाब हो गया, ये आ गया। उसके बाद कोई ऐसा केस परसों नहीं होता उस शख्स के बाजियाब होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाती कि ले कौन गया था। सही, बिल्कुल सही, और क्यों ले गया था। ये बड़ी अहम बात है मगर अब्बास साहब, ये चीज एस्टैब्लिश करनी बहुत जरूरी है। मैं अमीर अब्बास साहब, ये जो बलूचिस्तान से ख़ास तौर पे लापता अफराद के लिए एहतजाज करने के लिए आज ही बल्कि कुछ लवाहिकीन यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने आए हैं, उनको एहतजाज करने तक की भी इजाज़त नहीं है। और आज भी बारिश के अंदर उनको बारिश से बचने के लिए खैमत तक लगाने की इजाज़त नहीं मिली। और महमूद खान अचकज़ई जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सरबराही कर रहे हैं, क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने बनफ़्स नफीस वो उन लोगों के पास गए, प्रेस क्लब के सामने इज़हार यकजहती भी किया। और मगर ये क्या रवैया है आपके ख्याल में? मदीउल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस पूरे करने के लिए या आईनी हुकूक लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एलामिया तो जारी नहीं किया करती। सुप्रीम कोर्ट का काम यूं इकट्ठ करके और बैठक और चौपाल और पंचायत लगाकर तो ये फैसले करने का उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका काम तो है कि अगर कोई उठाया जा रहा है, कोई मिसिंग है,
तो वो उसकी बाजियाबी के लिए और उसको उठाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ये तो बहुत अजीब किस्म का, यानी आप देखें 1679 में, आज से 350 साल पहले पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने बादशाह चार्ल्स दोयम के खिलाफ हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679 में 350 साल पहले पास किया। तय कर दिया उन्होंने कि किसी को उठाया नहीं जा सकता, किसी को हब्से बेजा में नहीं रखा जा सकता। हम आज 350 साल के बाद भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि जिसको उठाया जा रहा है वो ठीक उठाया जा रहा है या नहीं, वो गलत है। अच्छा, कितने दिन के लिए उठा के रख सकते हैं? आज से 250 साल पहले 1866 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगर सिविलियन कोर्ट्स ऑपरेशनल हो तो किसी अदालत को जुर्रत नहीं है कि वो सिविलियंस का ट्रायल कर सके। अच्छा, ये फैसला नहीं कर पा रहे। मामला ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये केसेस पेंडिंग हैं, मिसिंग पर्सन केसेस, और अभी हाल ही में पिछले दिनों एक पीटीआई का एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अचानक लापता हुआ, और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के सामने केस लगा था, बल्कि कल लगा था शायद। उन्होंने अगले हफ्ते का नोटिस दे दिया और कोई प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए, कुछ भी नहीं किया। हालांकि एक एक लम्हा लापता शख्स की ज़िंदगी का कीमती होता है। तो इस अदालत के रवैये को आप कैसे देख रहे हैं, और इस पे हमारी सियासी जमातों का क्या रवैया है और क्या पॉलिसी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा अदालतों का तो इंतहाई इनसेंसिटिव रद्द-ए-अमल है। ये सारा 26वीं आईनी तरमीम की देन है, जिसके कसीदे और फजाइल जो है वो कुछ लोग सुनाते हुए नहीं थकते हैं। ये उसी की वजह से हो रहा है कि आज ये सारा जो जुडिशियल आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका हुआ है, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही है, जजेस को लगाने में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ा दिया गया है। खुद जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास साहब वो इसी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में वो आके हाई कोर्ट के जज लगे। ये पूरा निजाम इस वक्त अंडर क्वेश्चन आ चुका है। चलें, ठीक है, एक छोटी सी, अब मेरे पास सब छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर कुछ बात आप सियासत की करेंगे। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या पीटीआई ने जो मुल्क के एहतजाज का ऐलान किया है और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी 90 दिन की एक डेडलाइन का ऐलान कर दिया, जबकि इमरान खान साहब 5 अगस्त के अरूज को देख रहे थे, तो क्या लग रहा है ये तहरीक कामयाब होगी और इमरान खान बाहर आ जाएंगे? देखिए जी, अली अमीन गंडापुर ने तो जैसे ही मैंने देखा कि जी एक शाम को अली अमीन गंडापुर वहाँ इकट्ठे लोग हो रहे हैं, लाहौर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जब भी कोई मामला इसी तरह हैफेजट हो और जल्दबाजी में तैयारी हो रही हो तो खैर बंदे को पता चल जाता है कि जी ये मामला जो है कि किसी बेल नहीं चढ़ेगा। लेकिन मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि मैं कहा हो ये 5 अगस्त का जो प्रोग्राम है या जो हड़ताल है उसकी स्टीम निकालने के लिए एज यूजुअल तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप कोई चीज़ कर रहा होता है तो दूसरा उसको अंडरमाइन कर रहा होता है, तो उसको अंडरमाइन करने के लिए ये तो बात है हुई। एक दूसरी बात ये होगी कि मुझे सिर्फ ये पता करना है तहरीक इंसाफ वालों से कि ये 5 अगस्त की हड़ताल क्यों कामयाब होती। मतलब अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको हालात की संगीनी नहीं है या इमरान खान साहब के पास ये इंसानों की फौज फरमाए और समुद्र नहीं है, लेकिन ये तो इनसे इमरान खान साहब का उस वक्त भी था जब वो 25 मई 2002 को अपनी एक हुकूमत भरपूर, जहाँ पर उन्होंने भरपूर तरीके से कैंपेन की, 40 जलसे किए और 30 लाख बंदों का वल्वा अंगेज कैदे मौजूद थी। उससे परफेक्ट हालात साजगार इमरान खान साहब को नहीं मिलने थे और साइफर का एक जो तो एक उबाल आया हुआ था, एक तूती बोला था इमरान खान साहब की मकबूलियत पे एकदम अपसा जाया था। तो क्या हुआ था वहाँ पे 26 मई को कितने बंदे पहुंचे थे? क्राइसिस ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको सुकम रह गया होगा हुकूमत अमली से। ये कहना कि इमरान साहब के पास पब्लिक नहीं थी, इसका ताल्लुक किसी से नहीं था, ना किसी ने रोका तो नहीं था। अच्छा, फिर आगे जब 26 नवंबर को गए तो फिर तो पंजाबी हुकूमत भी पास थी। जब एक अनप्रेसिडेंटेड काम किया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल की जो है वो एक उसको आर्मी चीफ बने से रुकवाने के लिए फिर वो लेके हल्फ लिया कि जिहाद अजीम है, अमर बिल मारूफ नहीं उनका कौन सी इस्लामी टर्म्स हैं जो इस्तेमाल नहीं हुई। और यकीन जानो कि तहरीक इंसाफ वाले फरेफ्तगी में और दीवानगी में मनवा में ईमान ले आए थे कि जी हम बहुत बड़े जिहाद के लिए निकल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? इमरान खान को गोलियां लगी, रेड लाइन थी,
मेरा ख्याल है पाकिस्तान में खाना जंगी हो जानी चाहिए ऐसे पॉपुलर लीडर। मगर जो कुछ अवाम के साथ हुआ या सब जो कुछ अवाम के साथ हुआ या पीटीआई के कारकुनों के साथ हुआ, आपको कारकुनों से हमदर्दी है, पीटीआई से हमदर्दी है, सियासी जमातों से या नहीं? नहीं, मैं अब हम किसी और बहस में पड़े। अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब उनको मुवाफिक हालात है, मैं तो कोई और बात कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी हिकमत अमली को रिविजिट करना होगा, क्योंकि उन वो हालात जो सारे मुवाफिक थे जब उनके सियासत 9 मई से पहले साहब का कारकुनी पकड़ा गया। दो बात फिक्र ऐड करने थे। मशवरा तो मैं यही दूंगा कि हिकमत अमली के अंदर और फिर उनके बाद जो उनके सियासी दिमाग हैं, जो जिनके पास अकल है, वो मेरे नज़दीक फौज के साथ कंप्लायंट है, और जो मुखलिस है वो अकल से फारिग है। सर आप क्या मशवरा देते हैं? इमरान खान साहब खुद जो है खान साहब को यकसू होना पड़ेगा। अगर उन्हें लड़ना है तो यकसू होकर लड़े, और अगर उन्हें मुफाहमत करनी है तो फिर उसके लिए जो उसके लवाजमात है वो पूरे करें। चलें, वो लवाजमात पूरे करें। मजहरबाज साहब, आपके ख्याल में खान साहब को क्या करना चाहिए? किस सिमत में यकसू होना चाहिए, लड़ाई की जानब या डील की जानब? देखिए, सियासी जद्दोजहद सिर्फ लड़ाई का नाम नहीं होती। सियासी जद्दोजहद ये भी होती है कि अगर आप जेल में हैं और बाहर तहरीक नहीं चल रही, तब भी गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान तो है, और वो परेशान इसलिए कि इमरान खान का क्या करें। इमरान खान को आप कब तक जेल में रखें? भले बाहर स्ट्रीट पर आपको कोई एजिटेशन नहीं नजर आ रहा हो। आपकी जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल आपके सामने है ना। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो की रिहाई के लिए कोई तहरीक चली? नहीं चल पाई ना। लीडर्स कॉम्प्रोमाइज कर गए थे। लीडर्स जो है अल्टीमेटली भुट्टो की फांसी पर कॉम्प्रोमाइज कर गए थे, लेकिन भुट्टो के साथ लोग उस तरह तो जुड़े रहे। यानी भुट्टो का जो वो था, पूरा उसका शहर था, वो अपनी जगह मौजूद रहा, जो हमें 86 में जाकर नजर आया। तो एज लॉन्ग एज इमरान इज देयर, और जाहिर है उसकी पार्टी बिखरी हुई है, उनके जो लोग, जो लड़ने वाले लोग हैं, या तो अंडरग्राउंड है या जेल में हैं। जो उनकी ग्राउंड पे लीडरशिप है वो या तो कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है या वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन 77 और 79 के बीच में थी इसमें। तो एज लॉन्ग एज इमरान खान इज डिटरमिन्ड, वो है, चाहे सड़कों पे लोग आ पाए नहीं आ पाए, चाहे तहरीक चल पाए नहीं चल पाए, माइनस इमरान फॉर्मूला नहीं चल सकता। माइनस इमरान क्या, माइनस कोई भी फॉर्मूला पाकिस्तान में आज तक कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट, ऑपोजिशन छोड़ दे, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को सलूशन निकालना पड़ेगा। सही। अच्छा सर, एक सलूशन के तौर पे आप सेनेटर रजा रब्बानी साहब की तरफ से भी ये कहा गया है, तजवीज़ दी गई है नेशनल डायलॉग की, तो क्विकली आप बता सकते हैं इस नेशनल डायलॉग में अहम फरीक कौन होंगे अगर होता है? सर मती देखो, नेशनल डायलॉग, ये सारी चीजें पहले तो नेशनल डायलॉग का तय करें ना। नेशनल डायलॉग से क्या मुराद है, उसको वादे तो करें कि आप क्या डायलॉग करना चाह रहे हैं। इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हाइब्रिड सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो नहीं है। इस मुल्क में मीडिया आजाद होना चाहिए, वो नहीं है। इस मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो नहीं है। ये इस पर नेशनल डायलॉग कर ले। सर मेरा डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ आपसे, क्या एस्टैब्लिशमेंट को नेशनल डायलॉग का एक अहम फरीक होना चाहिए? सबसे पहले तो पार्लियामेंट को एक फरीक होना चाहिए। जितनी सियासी जमातें हैं उन्हें यह तय करना चाहिए कि क्या फौज का सियासत में किरदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सही। ये नहीं हो कि आप बैकडोर से आप एस्टैब्लिशमेंट से जाके बात करें और सामने बैठकर जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। ये नहीं हो सकता। या तो आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बिलीव करें या फिर हाइब्रिड सिस्टम पे बिलीव करें। बिल्कुल सही, या फिर चार्टर्ड डेमोक्रेसी हाइब्रिड सिस्टम। बट एनीवे, मेरे पास साहब, आपके ख्याल में नेशनल डायलॉग के अहम फरीक कौन से होने चाहिए और ये किस हद तक तजवीज़ जो है मुनासिब है सेनेटर रजा रब्बानी की? देखिए, आम फरीक तो जारी बात है, सियासतदान और बड़ी जो सियासी जमातें हैं, इस्टेब्लिशमेंट, उसमें एक फरीक है। लेकिन सवाल ये है मतीउल्लाह साहब कि नून लीग और पीपल्स पार्टी
जिन्होंने इस हाइब्रिड निजाम को आस्तीन की गरमाइश में पाल रहे हैं। और वो जो कहा था शायद इकबाल ने कि बाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़िया जाता रहा। क्या नवाज शरीफ को यह एहसास है? क्या उनको एहसास ज़िया की तकलीफ महसूस हो रही है? क्या उनको एहसास हो रहा है कि उनकी 40-45 साल की सियासत का अंजाम, वो नुक्ता अंजुमात कितना शर्मनाक हो चुका हुआ है? क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को यह एहसास हो रहा है? क्या ये जो दो बड़े फरीक हैं इस वक्त पावर में हैं, अगर आज ये दोनों फरीक ये तय कर लें कि हमने इस हाइब्रिड सिस्टम की सहूलतकारी नहीं करनी है, आज आपका वजीर दिफा जो है वो एक बार नहीं 2 बार, एक लंदन के इंटरव्यू में और एक अरब न्यूज के पाकिस्तान के इंटरव्यू में खुशी से ये बात कह रहा है, सीने पर हाथ मार के तमगे के तौर पर ये बात कह रहा है कि हाँ इस मुल्क पे हाइब्रिड निजाम है और ये तो 1990 में आ जाना चाहिए था। वो शायद तो कहां गया नवाज शरीफ का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में हाइब्रिड निजाम हुकूमत और हाइब्रिड गाड़ियों में बड़ा फ़र्क होता है। हमें इस हवाले से बड़े सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि आम लोग जिनसे जब वोट मांगे जाते हैं तो वो समझते हैं कि शायद उनकी वोट में ताकत है। उन्हें नहीं पता कि हाइब्रिड निज़ाम है, बिजली से भी हुकूमत चल जाती है, सिर्फ पेट्रोल से नहीं चलती। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।